हाँ, मैंने कहा था कि वो तो हम बता दिया था, है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सिखाना था आपको, है ना, डिस्कस करना। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने की बात करें। पीछे का कोई भी कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लेंगे। मिसलेनियस में काफी क्वेश्चन हटे हुए हैं हमारे, तो मिसलेनियस में बहुत ज्यादा नहीं करना है, कुछ ही क्वेश्चन करने हैं। हाँ जी, जहां तक मेरी ध्यान मेमोरी काम कर रही है वो है 2 से लेके 7 तक क्वेश्चन कराए हैं समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं और आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 तक। पेज नंबर निकाल लीजिएगा आपका 570, है ना। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पेज 570 और एक्सरसाइज आपकी है 13.4। ठीक है, पढ़ते हैं, बहुत आसान है, बहुत इजी है, जल्दी जल्दी समझ जाओगे, है ना। पढ़ते हैं एक बार। ये कह रहे हैं एक अर्न कंटेन्स 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स। हमने कोई कंटेनर ले लिया जिसमें हमारे पास कितने हैं, 5 रेड हैं और 2 हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं। 2 balls आर रेंडमली ड्रॉन। इसमें से हमने 2 बॉल्स को निकाला गया है। X represent the number of black balls. What are the possible values of X? वो डेफिनेशन है, X is a random variable, वो डिस्कस बाद में कर लेंगे, पहले लॉजिकली कर लेते हैं। इसमें से 2 बॉल निकाली गई हैं। हाँ जी, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? क्या तो दोनों क्या आ जाए, दोनों रेड आ जाए, या फिर क्या हो सकता है दोनों ब्लैक ब्लैक आ जाए, या फिर पहली रेड और दूसरी ब्लैक हो, या फिर पहली ब्लैक हो और दूसरी रेड हो। यही 4 पॉसिबिलिटी तो है। ठीक है, और इसमें सैंपल स्पेस नहीं पूछ रहा, इसमें क्या पूछ रहा है कि 2 balls आर रैंडमली ड्रॉन, X रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। यहाँ पर X जो है वो एक तरीके से क्या है, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। हाँ जी, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या आंसर पॉसिबल होते हैं X की? 3 आंसर पॉसिबल है। कौन कौन से? या तो 0 नंबर की, देखो यहाँ नंबर की बात चल रही है ना, या तो 0, अरे दोनों रेड हैं तो नंबर ऑफ ब्लैक होल क्या हो गए, 0। इन दोनों केस में नंबर ऑफ ब्लैक होल कौन सी है, 1, और यहाँ पर 2। तो X की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या है, 0, 1, 2। बात क्लियर है मेरी, तो कंफ्यूजन तो इसमें। अब इसकी डेफिनेशन पे आता है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ X, ये तो मैंने लिख दिया। अब ये कह रहे हैं X इज ए रैंडम वेरिएबल, है ना। ध्यान रखना, एक वर्ड आ रहा है इसमें, वो आ रहा है रैंडम वेरिएबल। तो आप X इज ए रैंडम वेरिएबल है, यस। अब क्यों है, ये इसकी डेफिनेशन में छुपा हुआ है। डेफिनेशन में लिख देता हूँ, पीछे लिखी हुई है वैसे बुक में, मैं लिख देता हूँ। डेफिनेशन क्या होती है रैंडम वेरिएबल की, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, डेफिनेशन लिख रहा हूँ। डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, है ना। रैंडम वेरिएबल is a real value, random variable is a real value function whose domain come from the sample space। ये रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है ना। हाँ, अब इसको समझा देते हैं। देखो रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, सैंपल स्पेस नहीं लिखे जाते, रियल वैल्यू लिखी जाती है, रियल नंबर, है ना। रियल नंबर यहाँ पे क्या लिखे है मैंने, 0, 1 और 2, ये रियल नंबर है, कोई सैंपल स्पेस तो है नहीं। अब ये जो 0, 1, 2 आए कहाँ से हैं, हुज डोमेन, डोमेन मतलब ये वैल्यू किस पर डिपेंडेंट है, किस पर, फ्रॉम द सैंपल स्पेस। अरे यही सैंपल स्पेस तो बन के आए थे 4। तो X क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है, इज ए रियल वैल्यू, यानी कि इस पर रियल वैल्यू लिखी जाती है, और इसका डोमेन, डोमेन मतलब किस पर डिपेंड करती है वैल्यू, फ्रॉम द सैंपल स्पेस। तो इस सैंपल स्पेस से ही मैंने लिखा, यहाँ नंबर ऑफ ब्लैक होल्स कितनी है, 0, इसमें नंबर ऑफ ब्लैक होल्स कितनी लिखी मैंने, 1, और इसमें नंबर ऑफ ब्लैक होल्स क्या लिखी मैंने, 2। तो 0, 1, 2 वैल्यू इसी से निकल के आई है, ये रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है। बात क्लियर है मेरी,
है ना। रैंडम वेरिएबल में वैल्यू लिखी जाती है, नंबर्स लिखे जाते हैं, और ये जो वैल्यू लिखी जाती है वो सैंपल स्पेस से ही लिंक होती है। क्लियर है मेरी बात? चलिए, ये आसान था, समझ में आ गया होगा, है ना। फिर भी किसी को दिक्कत है तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत है तो डिस्कस जरूर करें। बस देखिए आंसर है ना, आप देखेंगे पीछे आंसर, सिर्फ यही आंसर है। 0, 1, 2 इसके 3 आंसर हैं, है ना। चलिए आंसर भी कह रहे हैं क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये महक, माही, सक्षम, नंदी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कुछ डिस्कस नहीं करना, है ना। रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो सैंपल स्पेस से आती है और इसमें नंबर्स लिखे जाते हैं ना। ये इतना सा इसकी डेफिनेशन है रैंडम वेरिएबल। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 3, है ना। पहले बताओ, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क होता है क्या? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 लेके चल रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ मैं, इसको हटा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, बताएंगे डिफरेंस में और सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क होता है या नहीं होता? पहले नहीं। चलिए मैं अब एग्जांपल ले रहा हूँ आपके साथ। मैंने एक नंबर लिया 2 और एक नंबर ले लिया 4, है ना। मैं कहूँ, हाँ जी प्रेशा बता सकते हैं इसके डिफरेंस का आंसर क्या आएगा? एक नंबर 4 है, एक नंबर 2 है, इसके डिफरेंस का आंसर क्या आएगा? डिफरेंस का आंसर क्या आएगा? 2। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट की बात करूं, तो आंसर 2 भी हो सकता है और आंसर -2 भी हो सकता है। हाँ, डिफरेंस में हमेशा बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है। डिफरेंस का आंसर कभी नेगेटिव में नहीं आता। डिफरेंस का आंसर 0 तो हो सकता है, और डिफरेंस का आंसर कभी नेगेटिव में नहीं होता है ना। इसमें बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है। क्लियर है कुशल मेरी बात? दोनों में फर्क होता है ना, फर्क होता है डिफरेंस में और सब्ट्रैक्शन में। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इजी है, बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए मैं पहले समझा रहा हूँ, बाकी आंसर आप ही बताएंगे, है ना। ये कह रहे x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स व्हेन ए कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स। जरा मैं टेबल बना रहा हूँ, जरा सोच के आंसर बताना है। एक टेबल से आपको आंसर बहुत आराम से दे सकते हैं। एक कॉइन को टॉस किया गया है 6 बार। यहाँ नंबर ऑफ हेड है, यहाँ नंबर ऑफ टेल है, और कॉइन को टॉस किया गया है 6 बार। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये हो सकता है कि 6 पे हेड आए और टेल पे कितना आया होगा? टेल कितने आया? 0, 6 बार हेड किया गया। यहाँ पर क्या हो सकता है? 5, और यहाँ 1। यहाँ क्या हो सकता है? 4, यहाँ 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ भी 3, यहाँ पर 2, यहाँ 4, यहाँ पर कितना हो गया? 1, यहाँ 5, यहाँ पर 0 और यहाँ 6। क्या ये सारी पॉसिबिलिटी है कि नहीं? ये सारी पॉसिबिलिटी आ गई, है ना। और हमसे ये टेबल नहीं बन पा रहा था, हमसे कह रहा था कि x क्या है? हमारा डिफरेंस, है ना। इसमें जो हमसे है, x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स, यानी कि x हमारा इन दोनों के क्या है? नंबर का डिफरेंस है। अब बात आ रही है कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। यहाँ 6 में से 6 0 माइनस किया तो क्या आंसर आएगा? डिफरेंस का आंसर यहाँ पे आएगा 6। हाँ जी बताएंगे, यहाँ पर डिफरेंस का आंसर क्या आएगा? 4। यहाँ पर डिफरेंस का आंसर 2। यहाँ पर डिफरेंस का आंसर 0। यहाँ पर हाँ -2 मत कर देना, डिफरेंस तो हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2, फिर डिफरेंस 4, फिर डिफरेंस 6। बार क्या है? x की डिफरेंट वैल्यू, है ना। क्या सारी वैल्यू डिफरेंट है क्या? नहीं, सारी वैल्यू डिफरेंट नहीं है। तो डिफरेंट यानी कि x की डिफरेंट वैल्यू क्या पॉसिबल हुई? 0 2 4 एंड 6, या उल्टा करके लिख दो तो उससे कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो x की डिफरेंट वैल्यू होंगी 0 2 4 एंड 6। ये हमारा आंसर होगा। ये आंसर चेक कर लेंगे आप जरा। चलिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी? नीतीश क्लियर है आपको? तो डिफरेंस में ध्यान रखना, -2 मत कर देना, है ना। हमेशा बड़े से छोटे को माइनस किया जाता है डिफरेंस को। बढ़ते हैं आगे, कोई अगर कंफ्यूजन है तो डिस्कस करें, नहीं तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पर। हटा दो इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, और जैसे हमने कहा केवल हमें 7 क्वेश्चन तक करने हैं। ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होने वाली है, कुछ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के, इसके मिसलेनियस के, तो हमारा कोर्स खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी जरा सोच के आंसर देंगे, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जरा सुनिएगा, अब हमें क्या बनाना है? डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते समय ध्यान रखना कुछ कंडीशंस। प्रोबेबिलिटी ना तो कभी किस में होगी? नेगेटिव में होगी, ना कभी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा होगी।
हाँ सुनना है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते समय ना तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में होगी ना ही कभी 1 से ज्यादा होगी, और सबसे खास बात कि टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि सारे के सारे सैंपल स्टेप्स आएंगे जब भी तो टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 बनेगा। इसमें हर बार पीछे से आंसर आपका मैच करे कोई जरूरी नहीं है, ये अपनी सोच पर भी डिपेंड कर जाता है कि आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बना रहे हो। 0 से कभी कम नहीं हो सकती, 1 से कभी ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और लेस देन इज इक्वल टू 1 करके लिखा जाता है ना। क्योंकि मानो क्यों 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, अरे ऊपर फेवरेबल होते हैं नीचे टोटल होते हैं, अब फेवरेबल टोटल से ज्यादा कैसे हो सकते हैं भाई, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा ही होगा, या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बड़े हो सकते हैं, दोनों सेम हो सकते हैं, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी हो ही नहीं सकती, है ना, बात क्लियर है। और देखो फेवरेबल या तो कोई फेवरेबल नहीं होगा भाई, कोई फेवरेबल नहीं है, अब प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में कैसे चले जाएंगे, अब जो चीज है ही नहीं, प्रोडक्शन जितना हुआ है उसी में तो कुछ खराब हो सकता है, प्रोडक्शन नेगेटिव में कैसे आ सकता है ना, ये लॉजिक है इसके पीछे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पहला पार्ट कह रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन को टॉस किया गया है 2 बार, और डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसकी बनानी है, xi यहाँ लिखेंगे और यहाँ pi लिखेंगे। एक क्वेश्चन अच्छे समझ लेना, सारे क्वेश्चन इसी लॉजिक पर चलने वाले हैं। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसके लिए बनानी है, नंबर ऑफ हेड्स के लिए। तो xi को मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर xi क्या है, एक तरीके से नंबर ऑफ हेड्स। कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया है, 2 बार। टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 4। कौन कौन से होंगे, एच एच एस टी टी एच और टी टी। जरा सोच के आंसर देना है यार। नंबर ऑफ हेड्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, लिखना काम बाद में, लिखने का काम बाद में करना है ना, समझ लेना, लिखने में तो 1 मिनट लगेगी आप, है ना। नंबर ऑफ हेड्स क्या हो सकते हैं, 0 या फिर 1 या फिर 2, कोई और पॉसिबिलिटी है क्या। चलिए अब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, है ना। नंबर ऑफ हेड्स क्या है, 0, कौन सा केस आ गया, टी 1/4, इसका आंसर क्या आएगा 1/4। नंबर ऑफ हेड्स एक है, हाँ 1/2 मतलब बाद में कर लेंगे, खैर 2/4 है तो सही बात, तो सही गलती कर रहे हो, है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स क्या है 2, तो आंसर क्या हो गया 1/4। प्रोबेबिलिटी क्या है, नेगेटिव में है कहीं, नहीं है, क्या 1 से ज्यादा नहीं है, और सबसे बड़ी बात इसका सम चेक करो जरा, 1 आ गया, बात क्लियर है। बस यही आंसर है, देखो जरा आंसर इसलिए क्वेश्चन से हम चेक कराते रहते हैं, कहीं भी लगे कि आपको जरा सा भी आंसर में कॉन्ट्रडिक्शन है तो डिस्कस कर ले एक बार। हाँ जी नंदी, महक माही सक्षम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को लेकर के, चलिए, है ना, कहीं दिक्कत है तो एक बार डिस्कस जरूर कर लेना, है ना, बहुत आसान है। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, हटा दो मैं इसको, जरा लिख लिया हो तो, हाँ पैसा लिख लिया आपने, चलो हाँ जी, बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट, है ना, तो जरा सोचिए बहुत अच्छे से, इजी है, थोड़ा सोचना पड़ता है बस। क्वेश्चन नंबर इसी का ही 4th का करा रहे हैं हम, सेकंड पार्ट। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसके लिए बनानी है, नंबर ऑफ टेल्स के लिए, है ना। तो xi जहां पर होगा वो होगा नंबर ऑफ टेल्स के लिए, है ना, तो xi नंबर ऑफ टेल्स के लिए होगा। और कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया है, कॉइन को टॉस किया गया है 3 बार। 3 बार, और कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है तो कितने आउटकम्स होते हैं, 8 होते हैं। कुछ आइडिया है ना, जरा लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। चलिए, तो नंबर ऑफ टेल्स क्या होंगे, या तो 0 होंगे, या 1 बार होगा, या 2 बार होगा, या 3 बार होगा। और प्रोबेबिलिटी को मैं हटा रहा हूं, है ना। अब जरा आपको याद है, दिमाग में अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा बना के दिखा दूंगा, है ना। नंबर ऑफ टेल्स क्या है 0, तो कौन सा केस हो गया, एक तरीके से हेड हेड हेड, ये वाला केस हो गया, इसमें नंबर ऑफ टेल होता ही नहीं है ना, टेल होता ही नहीं, तो आंसर कितना आ गया इसका 1/8। वेरी गुड, क्लियर है एकदम, हाँ बिल्कुल सही बात है। नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं, 3 हैं, तो कौन सा केस आ गया आपका टी, तो इसका आंसर भी कितना हो गया 1/8। अब नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं 1, तो यहां से क्या हो गया टेल हेड हेड, मगर इसके केस कितने बनेंगे 3, क्योंकि टेल 3 जगह घूमता है, तो एच टी एच और यहां से एच एस टी, अरे नंबर ऑफ टेल्स 1 के 3 केस होंगे ये। हाँ ये क्या हो गया आंसर यहाँ पर
3/8 क्लियर है। अब नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं? तो हेड कितने होंगे? हेड, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा? STT, यहाँ से क्या हो जाएगा? TST, और यहाँ से क्या हो जाएगा? TTH। अरे बात तो वही है, नंबर ऑफ टेल दो है, हेड ले लो, हेड एक ही जगह तो घूमे, एक ही हेड है, 3 जगह तो जाएगा, तो इसके ऑप्शन पे कितने हो गए? 3/8, और तुम काउंट करोगे ना, 3 और 3 6 और 2 8, तो 8 सैंपल स्पेस आ गए सारे के सारे। और अगर बाकी चीज तो दिखाई पड़ रही हैं, बाकी एक फॉर्मेलिटी आप ये करो कि इसका सम करो, बना रहा है नहीं बना, दिखाई दे रहा है ना, सम भी बना रहा है। हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, है ना, वो भी कर सकते हो, और मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखा रहा हूँ कि प्रॉपर आंसर बना रहा है ना। नहीं 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 नहीं, वो तो सिर्फ चेक करने का तरीका है ना, वो चेक करने का तरीका है। हाँ जी क्लियर है। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ देखो एक्चुअली ना पहले इस पे बेस आता है मीन और वेरिएंस, मगर वो मीन वेरिएंस हटा दिए गए हैं, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके लिए भी क्या करना होता था, पहले हम टेबल बनाते थे फिर मीन निकालते थे, यानी कि स्टैटिस्टिक्स नहीं है, स्टैटिस्टिक्स इस बार प्रोबेबिलिटी में इन्वॉल्व है। इसका मीन का फॉर्मूला होता था सिग्मा PIXI, यहाँ पे एक कॉलम बनता था PIXI का, उसका सम कर देते थे सिग्मा PIXI, वो उसका मीन बन जाता था, है ना। और वेरिएंस होता था सिग्मा PIXI स्क्वायर माइनस सिग्मा PIXI का होल स्क्वायर, और जरूरत नहीं है इसलिए उसको हम ज्यादा डिस्प्ले नहीं कर रहे। मतलब एक तरीके से स्टैटिक्स आ गई थी प्रोबेबिलिटी में, है ना। स्टैटिक्स के नाम से कोई चैप्टर नहीं है इस बार, स्टैटिक्स को ले आए थे वो प्रोबेबिलिटी। हाँ स्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो आप लगातार पढ़ रहे हो, है ना, हर साल आपने पढ़ा है, तो इस बार भी था प्रोबेबिलिटी, ये नहीं कि नहीं हटा था, और वो हटा दिया गया है। हाँ हाँ भाई, मीन डेविएशन 11 में क्या लिया है? मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वो सब भी आते हैं बस इसमें। चलिए बढ़ते हैं, हाँ इको में भी थर्ड पार्ट इसके आते हैं, थर्ड पार्ट किसी को कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? चलिए बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट, मैं हटा देता हूँ, दोबारा बनाने है ना, दोबारा बनाने इसके थर्ड पार्ट, है ना, बहुत जल्दी हमारा प्रॉपर्टी बस खत्म होने की तरफ ही है। थर्ड पार्ट, हाँ जी क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस, आप कॉइन को 4 बार टॉस कर दिया, कॉइन को टॉस कर दिया 4 बार, पहले तो टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे? 16 2 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस कितने होते हैं हमारे? 16। और डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसके लिए बनानी है? नंबर ऑफ हेड्स के लिए, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नंबर ऑफ हेड्स के लिए। यहाँ पे मैंने लिया XI, और यहाँ ले लिया मैंने PI, और XI क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ हेड्स के लिए, नंबर ऑफ हेड्स के लिए। हाँ जी किससे स्टार्टिंग करेंगे? नंबर ऑफ हेड्स 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 लास्ट, क्योंकि 4 बार टॉस किया गया है, इससे तो हो ही नहीं सकते, है ना। नंबर ऑफ हेड्स के लिए ये टेबल है हमारी, और नंबर ऑफ हेड्स क्या है? 0। इसका मतलब कौन सा केस हो गया ये? T, यानी कि इसका आंसर आ गया 1/16। अब नंबर ऑफ हेड्स कितना है? 1 है, यानी कि 1 हेड है और 3 क्या होंगे? 1 हेड है और 3 टेल होंगे। एक हेड कितनी जगह घूमेगा? 4 जगह घूमता है। कितने सैंपल स्पेस हो गए? 4/16। चलो इसके लिए लेते हैं पहले, और जल्दी सोच पाते हो, इसका आंसर क्या आएगा? 1 बाई नंबर ऑफ हेड, 4 बार चारों पे हेड है, कितना आ गया? 1/16। नंबर ऑफ हेड्स 3 है तो टेल कितने रहे होंगे? 1, वो 4 जगह घूमेगा, यानी कितना आ गया इसका? 4/16। और नंबर ऑफ हेड्स 2 है, हम बता चुके हैं इसके कितने सैंपल स्पेस, हाँ 6 सैंपल स्पेस होते हैं इसके, है ना। नंबर ऑफ कैलकुलेट उसको ही बताएंगे आपको। यहाँ पे कितना हो गया? 6/16, है ना। चलो मैं एक काम करता हूँ ना, जैसे अब सात्विक और आपके सारे सीटों का आंसर एक साथ हो जाएगा ना। अगर आपको फैक्टोरियल से ज्यादा बेटर है ये वाला तरीका, है ना, एक बार आता है तो H और T, इसमें से 2 बार और कर रहे हैं तो यहाँ पर ही H और T, और यहाँ पर भी कितना हो गया? H और T। फिर एक बार और कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कितना है? H और T। यहाँ भी कितना है? H और T। यहाँ भी है H और T, और यहाँ भी कितना है? H और T। अब कितनी बार है? 3 बार हुए हैं अभी तक। अब एक बार और करना है, तो इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लगता कोई, इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा,
एस टी, यहाँ भी क्या निकालना है आपको, एस टी, यहाँ भी एच और टी, फिर यहाँ पर भी एच और टी, फिर एच और टी, फिर आपको एच और टी, फिर यहाँ आपको निकालना है एच और टी, और यहाँ भी क्या निकालना है आपको, एच और टी। बात क्लियर है मेरी? अब देखो इसी में आपका आंसर भी छुपा हुआ है। नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 0, तो टी 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 केवल एक ही केस होगा, है ना। इसको बनाऊंगा तो ऐसे ही तो नहीं है। नंबर ऑफ हेड्स कितने हमारे पास, एक हेड वाला केस, और इसमें बनाऊंगा ना तो केवल 3 केस बनेंगे। चलो एक बार बना के दिखाता हूँ, है ना। एच 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 एच, फिर यहाँ पे आ गए, बोलेंगे क्या लिखेंगे आप, एच 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 और टी, फिर यहाँ पर एच एच टी एच, फिर नेक्स्ट एच एच टी टी, है ना, एच एच टी टी, यहाँ तक आ चुका हूँ ध्यान रखना। फिर क्या हो गया, एच टी एच एच, एच टी एच एच, फिर नेक्स्ट एस टी एच टी, है ना, एस टी एच टी, फिर यहाँ पे आ गया, फिर क्या हो गया, एस टी टी एच, यहाँ पे आ गया एस टी टी एच, फिर नीचे एस ट्रिपल टी, फिर हो गया आपका एच ट्रिपल टी। अब बना लोगे नहीं बनाओगे ऐसे ही, आपको काउंट करने पड़ेंगे, है ना। 4 हेड वाला कितना केस है, एक ही है। ऐसे ही 0 हेड मतलब चारों में टेल है, उसका केस क्या होगा, लास्ट में होगा एक ये वाला। और 1 हेड वाले केस होंगे, इसमें कितने, 4 होंगे। एक जो 3 हेड वाले यानी कि 1 टेल वाला केस भी कितने होंगे, 4, और 2 हेड और 2 टेल वाले जोड़ोगे तो इसके अंदर 6 केस होते हैं। ऐसे कर सकते हो, क्लियर है, ठीक, चलिए। तो ये सबसे सेफ तरीका है काम करने का ना। कभी कंफ्यूज हो वैसे बनाओगे ना दिमाग से तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ये इसमें कंफ्यूजन कभी नहीं होगा आपको। हाँ जी, क्लियर है मेरी बात? तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। चेक करेंगे आंसर ये है क्या, और इसको देखो सिम, हाँ सब में इसका सही आ रहा है, वो पता है क्या आंसर तो सही है ना। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आप चेक कर सकते हो, बात अलग है। आगे तो सब बिल्कुल सही है, साफ पता चलता है ना। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट, हाँ हटा दो से में, आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ये मैं सारा हटाता हूँ, है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, है ना, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जरा ध्यान दीजिएगा जरा, ये कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाई, यानी कि डाई को 2 बार टॉस किया तो टोटल सैंपल स्पेस सोचो यार, बिल्कुल सही, यानी कितने होगा टोटल सैंपल स्पेस, 36। अब सक्सेस देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कर दिया है इन्होंने थोड़ा सा, नंबर ग्रेटर देन 4 कह दिया है ना। नंबर ग्रेटर देन 4 एक डाई पे कह रहे हैं, दोनों डाई पे कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रही, मतलब कुछ स्पेसिफाई नहीं है। तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। अगर आपने सपोज करो कुछ हालांकि और तरीके से भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए बनानी है हमें, नंबर ग्रेटर देन 4 के लिए, है ना। अब ध्यान रखना कैसे बनाना है, उसका लॉजिक समझना है, इसको लिखना मत जरा भी समझ में नहीं आएगा वरना। 0, 1 और 2 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं इसको, है ना। नंबर ग्रेटर देन 4 इसका मतलब कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, इसका मतलब क्या है, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, यानी किसी पर भी नंबर 4 से बड़ा नहीं है। और नंबर ग्रेटर देन 4 1 का मतलब क्या है, वंस, सिर्फ एक पर ही नंबर कितना है, 4 से बड़ा है। और 2 का मतलब क्या है कि ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दोनों पर ही नंबर कितना है, 4 से बड़ा है। इसके लिए मैं 3 पार्ट में उसको ब्रेक करके चल रहा हूँ। हाँ XI पहले तो ध्यान रखना, इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है किसके लिए, नंबर ग्रेटर देन 4। पहले मैं लिख देता हूँ कि XI का यहाँ पे ये बुक वाले क्या कह रहे हैं, बुक वाले कह रहे हैं नंबर ग्रेटर देन 4। पहली बात उसमें आ गई नंबर ग्रेटर देन 4 है। अब मेरी बात थोड़ा पूरा अच्छे से ध्यान से सुनिएगा या लिखिएगा मत कुछ भी, है ना, थोड़ी देर के लिए समझना है, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। टोटल सैंपल स्पेस कितने होते हैं, 36। सारे के सारे सैंपल स्पेस आएंगे जब तो प्रोबेबिलिटी का संबंध बनेगा। अब मैंने सिर्फ ग्रेटर देन 4 ले लिया तो क्या संबंध बन सकता है, क्या बहुत सारे सैंपल तो छूट जाएंगे, तो मेरे केस तो सारे लेने पड़ेंगे। अब ग्रेटर देन 4 में 3 चीज मेरे दिमाग में आई कि होता है एक पर, जैसे 1,5 है, क्या दोनों पर नंबर 4 से बड़ा है, नहीं, एक पर ही तो 4 से बड़ा है। तो मैंने एक ये वाला केस बना दिया 1, जिसमें क्या है ग्रेटर देन 4 तो है बट एक बार है केवल, ठीक। ट्वाइस का मतलब दोनों पर नंबर क्या है, 4 से बड़े हैं। मगर मैंने एक पे 4 से बड़े ले लिए। अब मैंने सपोज करो आपसे कहा क्या 1,1 है, अब ये कहाँ जाएगा,
नॉट सेटिस्फाइड में ये जीरो में जाएगा। जीरो का मतलब नॉट सेटिस्फाइड, एक बार भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। वन का मतलब एक बार कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और दो का मतलब दोनों बार कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब ये तीन केस मैंने ऐसे बनाए जिसमें 36 के 36 सैंपल स्पेस अपने आप आ जाएंगे। कुछ तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना भाई, ऐसा ना इसके संग नीचे लिख दो नॉट सेटिस्फाइड, है ना। तो यहाँ लिख दो, क्योंकि एक्सआई क्या होता है, रैंडम वेरिएबल होता है, यहाँ वैल्यू लिखी जाती है उसकी, है ना। हाँ, ग्रेटर देन 4 में 4 इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अब बात पहले यहाँ तक क्लियर है कि नहीं मेरी, है ना, कि 0 1 2 किसके लिए लिखा है, यहाँ लिख देना ब्रैकेट में, नॉट सेटिस्फाई वन, यानी कि सेटिस्फाई ओनली वन टाइम्स, और बोथ सेटिस्फाई द कंडीशन, ऐसे लिख सकते हो। और सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि एक बार नंबर 4 से ज्यादा है, दोनों पे नंबर 4 से ज्यादा है, और बाकी सब 0 में पहुंच जाएंगे, और सबका सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। और अगर कभी भी बात सुना, और आसान अगर करना हो तो आप 3 की जगह ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 0 और 1, कंडीशन सेटिस्फाइड और कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। और पीछे आंसर इन्होंने 3 पार्ट में ब्रेक किया है, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में ब्रेक करके चला हूं कि आपका आंसर पीछे से मैच करे। भाई इसमें कुछ ऐसा थोड़ी स्पेसिफाई कर रखा है कि 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 0 1 ले लो, कंडीशन सेटिस्फाई मतलब एक पर भी 4 से ज्यादा है और दोनों पर भी 4 से ज्यादा है, वो दोनों इसमें आ जाएंगे, यानी कि ये वाले सैंपल स्पेस ऐसा मर्ज हो जाएंगे एक तरीके से, और जल्दी काम हो जाएगा आपका, टिचन डेल वो भी सही बन जाएगी आपकी। बस ये भी कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है भाई। समझो हमें पता है, एक के निकालो, दूसरे के माइनस करके लिख दो, आंसर आ गया। एक पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हमारा आंसर सही है। बात क्लियर है मेरी, मैं सारे ऑप्शन आपको बता दिए हैं। किसी को कंफ्यूजन है तो पहले इसको डिस्कस कर लें, और डिस्कस करने के बाद अब आप जरा थोड़ी सी मेहनत करेंगे इसमें, और सैंपल स्पेस सोचेंगे, है ना, सैंपल स्पेस सोचेंगे हैं। पहले एक्चुअली लिख लेते हैं ना, लिख लेते हैं, ज्यादा जल्दीबाजी भी इसमें सही नहीं रहेगी, है ना, लिख लेते हैं। यानी कि दोनों पर ही नंबर क्या होने चाहिए, 4 से छोटे होने चाहिए, दोनों पर ही नंबर 4 से छोटे होने चाहिए। 1, 1, 1, 2, 1, 3 और 1, 4, क्योंकि दोनों पर ही नंबर 4 हो सकता है, मतलब 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। पहले 0 वाले केस आ गए, फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 2 1, फिर 2 2, फिर कितना हो जाएगा 2 3, और फिर 2 4, फिर कितना आ जाएगा 3 1, 3 2, 3 3 और 3 4, फिर क्या आ जाएगा हमारा 4 1, 4 2, 4 3 और यहाँ से 4 4। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर मेरी, ये 0 वाले में आ जाएंगे, है ना। एक भी नंबर 4 से बड़ा नहीं है ना। कितने हो गए हमारे टोटल, ये 16, आंसर आ गया यहाँ पर 16/36। अब एक पर नंबर 4 से बड़ा है, एक के 4 से बड़ा है, तो कौन सा आएगा यहाँ पर, 1,5 आएगा, 1,6 आएगा, 2,5 आएगा, 2,6 आएगा, 3,5 आएगा, 3,6, 4,5 और 4,6, फिर कौन से आएंगे 5 1, 5 2, 5 3, है ना, फिर क्या आएगा 5 3 और 5 4, 5 5 नहीं आएगा, 5 5 नहीं आएगा, एक पर नंबर 4 से बड़ा है। हाँ, दोनों पर ही नंबर 4 से बड़े हो गए, फिर उसका क्या आएगा हमारा 6,1 आएगा, 6,2 आएगा, 6,3 आएगा और 6,4 आएगा। ये वाले वो हैं जो एक बार नंबर 4 से बड़ा है। कितने बन गए हमारे टोटल, 4 8 10, 16, यहाँ से कितना हो गया 16/36। अब दोनों पर ही नंबर 4 से बड़े हैं, तो यानी कि कौन सा आएगा हमारे पास 5 5 5 6 6 5 और 6 6, और देखो आंसर आ गया, सही नहीं आ गया भाई, कितने बच गए ये 4, यहाँ से कितना आ गया 4/36। अरे 32 तो ऊपर बनी चुका था सम, 4 आ गई तभी तो 36 बनेगा, पीछे आंसर देखोगे यही है, यही सिंपलीफाई करके दे रहा। हाँ वो तो काटेंगे, वो तो काटेंगे, वो जानबूझ के इसलिए नहीं करता क्योंकि आपको बस मुझे और आपको दिखाई पड़ता रहे कि टोटल 36 आना है, वो बाद में काटना है। हाँ जी, क्लियर है मेरी बात, ये किसी को भी दिक्कत तो नहीं इसमें, सात्विक आपको क्लियर है, चलिए क्लियर है।
तो आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं हमारा, ये हमारा हो गया नंबर गेटर। अच्छा इसके सेकंड हाँ बताओ 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 बताओ। कितने सक्सेसर फेलियर वाली प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और उनको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 0 में दोनों बार फेल होएगा तो उसके 2/6 into 2/6 करके 4/6 आ जाएगा, 4/36 आ जाएगा। अच्छा तो 4/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, दोनों फेलियर अगर 0 है दोनों में 6 नहीं आया तो वो 4/6 into 4/6 16/36। टोटल सम सही बनना है ना? नहीं ये तो दूसरा पार्ट है। हाँ ये इसका तो सम सेम आया, आंसर सेम आया। ठीक ठीक ठीक। अच्छा ये प्रोबेबिलिटी वगैरह उसके तरीके से सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बात क्लियर है मेरी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट कह रहे हैं इसका सेकंड पार्ट है ना, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। हाँ ये पढ़ेंगे यार, क्या कह रहे हैं फिफ्थ का सेकंड पार्ट में? ये कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। 6 appear on at least 1 डाई, यानी कि वही पेयर ऑफ डाई हमारी है ना, 2 डाइस फेंकी गई हैं है ना, नंबर 2 टॉसेस ऑफ ए डाई। तो टोटल सैंपल स्पेस इसमें भी कितने होंगे हमारे 36, और यहाँ पर xi और यहाँ से हमारा pi है ना। अब xi बात करते हैं, xi क्या कह रहे हैं 6 appear on at least 1 डाई। इसमें भी देखिए, इसमें भी हम 3 केस लेके चलेंगे, 0 1 और 2, 0 1 2। और ये जो 0 1 2 किसके लिए हमारे 6 के लिए है ना, 6 के लिए है, यानी कि एक पर 6 है या दोनों पर 6 है, और यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि एक पर भी 6 नहीं है ना, और दोनों पे 6 है, कौन सा क्या आएगा? वेरी गुड, 1/36 आप पता चला है 6 6 होता है, और एक पे 6 है तो 1 6 आएगा है ना। 1 एक बार लिख लेते हैं ना भाई, 1 6 आएगा, 2 6 आएगा, 3 6 आएगा, 4 6 आएगा, 5 6 आएगा, और 6 6 नहीं आएगा है ना। और फिर क्या शुरू होंगे हमारे 6 1 आएगा, 6 2 आएगा, 6 3 आएगा, 6 4 आएगा, और 6 5 आएगा। यही वाले हैं जिनमें एक बार 6 है और 2 बार 6 वाले यहाँ पे। तो कितने बन गए हमारे टोटल ये 10, यानी कितना हो गया यहाँ पर 10/36। अब आपको साफ पता चल रहा है कि 11 सैंपल स्पेस आ चुके हैं, 36 में से 11 गए, यहाँ से कितना हो गया 25/36। देखेंगे आंसर, बात क्लियर है? तो इसमें वही कह रहा हूँ कि आसान करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो। 0 मतलब कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, 1 का मतलब कंडीशन सेटिस्फाई, और इसमें ये वाला मर्ज हो जाता है ना। जैसे जैसे आपको इजी लगे वो, उसमें मतलब कोई बड़ा इश्यू नहीं। जब ये नहीं कह रहे ना तो ऐसे मर्ज भी कर देते हैं, जैसे हमने कहा 2 पार्ट मर्ज करके भी कर सकते हैं। हाँ जी क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बढ़ेंगे फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर है ना। 6 और 7 दो क्वेश्चनों करने हैं, उसके बाद हमें करनी है मिसलेनियस। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जरा थोड़ा इस क्वेश्चन को फिर अच्छे सोचिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है लॉजिक वाइज। ये कह रहे हैं फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, एक लॉट है जिसमें हमारे पास कितने हैं 30 बल्ब्स हैं, जिसमें 6 तो हमारे क्या है यहाँ पर डिफेक्टिव, तो कितने गुड होंगे 24 है ना। डेफिनेटली बात है कि 24 हमारे कितने हैं गुड वंस हैं, और 6 हमारे उसमें डिफेक्टिव हैं। 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, इसमें से 4 बल्ब्स निकाले गए हैं विद रिप्लेसमेंट। ध्यान रखना विद रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। जरा सोचिएगा, बहुत अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है। xi और यहाँ से कितना हो गया pi। xi किसके लिए है यहाँ पर नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स।
हाँ जी, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने बार निकाले गए हैं? 4 निकाले गए हैं। या तो एक भी डिफेक्टिव ना हो, या एक डिफेक्टिव हो, या 2 डिफेक्टिव हो, या 3 डिफेक्टिव हो, या 4 डिफेक्टिव हो। पहले बात तो ये बात क्लियर है ना, ये ऑप्शन तो होंगे सारे। अब बात आ रही है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स क्या है? 0, यानी कि चारों के चारों क्या हैं? गुड है। चारों के चारों गुड हैं। जी 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 जी। गुड आने की प्रॉपर्टी कितनी होगी? 24/30। अगर इसको थोड़ा काट लेते हैं 4 और यहाँ से 4/5, तो यहाँ पे क्या होगी? 4/5। दूसरे में नहीं, विद रिप्लेसमेंट है। भाई यहाँ भी कितने होगी? 4/5। यहाँ भी कितनी होगी? 4/5। और यहाँ भी क्या होगी? 4/5। बात क्लियर है? यानी कितना हो गया? 16 और 256। यहाँ पे होगा आपका 256 और नीचे कितना होगा? 625। पहली बात क्लियर है मेरी? हैं? चलो दोबारा सुनो जरा। 4 बल्ब निकाले गए हैं। पहले के गुड आने की प्रॉपर्टी कितनी थी? 4/5। मगर 4 निकाले गए हैं, तो दूसरे की प्रॉपर्टी भी क्या होगी? 4/5। तीसरे की भी क्या होगी? 4/5। चौथे की भी क्या होगी? 4/5। क्योंकि विद रिप्लेसमेंट का केस है, बल्ब माइनस तो हो ही नहीं रहे। बात क्लियर है मेरी? और टोटल सम क्या आना चाहिए इसका भी? 1। ध्यान रखना, टोटल सम इसका ही बनाना है। पहले यहाँ तक क्लियर है? अब जरा थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अब नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितना है? 1। यानी कि क्या स्थिति रही होगी? डी जी जी ऐसी रही होगी 4 केस, है ना? और डिफेक्टिव की प्रॉपर्टी क्या होगी? 6/30। यानी कितना हो गया? 1/5। यहाँ पे क्या रहेगा? 4/5। 4/5 और 4/5 इंटू, हाँ, इंटू 4। क्योंकि ये डी 3 जगह घूम सकता है, तो 4 केस बनेंगे इस तरह से, है ना? एक हेड और 3 टेल वाला केस हो गया एक तरीके से। बिल्कुल, सारे सैंपल इस पे सभी तो आएंगे भाई। अगर आप सोचो कि एक हेड, पहले हेड वाला ले लिया, बाकी दूसरी जगह हेड है, तो वो वाला केस छोड़ दिया, तो सारे सैंपल कैसे कंसीडर हुए, है ना? वहां से लॉजिक समझ सकते हो उस तरह से, है ना? कि एक हेड है, 3 टेल है, हेड यहाँ वाला केस भी तो आएगा, हेड यहाँ वाला केस भी तो आएगा, हेड यहाँ वाला केस, या इसको डी और जी को एच और टी से रिप्लेस कर दो, ज्यादा जल्दी समझ पाओगे। मल्टीप्लाई करके निकल रहा है, बट अगर जैसे हाँ हाँ होता है कि 2 का स्क्वायर अगर 2 तो 4 आता है। हाँ 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 हाँ, वो भी सोचते हैं, वो भी सोचते हैं। आप लोग सही कह रहे हो। अगर ये 625 जो टोटल आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, इसके बारे में सोचते हैं। अभी सोच के बताता हूँ। जब तक ये कर लेते हैं ना, यहाँ से कितना हो गया हमारा? यहाँ कितना हो गया हमारा पास? 256 और नीचे कितना हो गया? 625, है ना? बात क्लियर है मेरी? हाँ, कहते हैं ना जरा, मैं एक बार इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ जरा। 50 का फैक्टोरियल विद रिप्लेसमेंट का केस है, विद रिप्लेसमेंट केस है। और यहाँ से कितना देगा? 34 माइनस 26 का फैक्टोरियल, तो 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना? 4 या 12 है, 4 से कितना कट गया? 7 बार, और 6 6 30। ये क्या है ना, विद रिप्लेसमेंट का केस है, तो इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, है ना? ये दिक्कत आ जाएगी। विद रिप्लेसमेंट का केस है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं लगेगा। हाँ जी, इसमें क्या है मेरा? चलो इसका दूसरा तरीका सोचेंगे कुछ और। हाँ, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 2। तो यानी कि क्या हो गया ऑप्शन एक तरीके से? डी डी और जी जी। और ध्यान रखना, 2 हेड और 2 टेल होते हैं, तो कितने ऑप्शन होते हैं? 6 केस, है ना? इंटू कितना हो जाएगा? 6 केस। डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5, 1/5। और गुड आने की कितनी है? 4/5। 4/5 इंटू 6, यानी कि 4 तो 16, 16 96, यानी कितना हो गया? 96। और नीचे कितना हो गया? 625। देखेंगे ये आंसर है क्या? यही आंसर है ना? और अब क्या आ गया? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब हमारे कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 3 है, तो डी 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 और जी, डी 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 और जी।
हाँ जी, डिफेक्टिव की प्रॉपर्टी कितनी है हमारे पास 1/5 1/5 1/5 इंटू कितना है 4/5 इंटू 4, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 16/625। और यहाँ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं 4, और उसका तो एक ही सैंपल स्पेस होगा, है ना, तो उसका तो एक ही सैंपल स्पेस होगा, तो 1/5 यानी कि ऊपर तो 1 ही रहने वाला है और नीचे क्या हो जाएगा 625। देखेंगे आंसर यही है क्या, है ना। हाँ क्लियर है मेरे बात, है ना, लॉजिक वाइज क्लियर है। मगर इसमें जो आपकी बात थी ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला रह नहीं सकता, टोटल सैंपल स्पेस पता लगाना इस केस में एकदम डायरेक्ट कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो सोच के बताऊंगा कि डायरेक्ट अगर कैसे सोचेंगे, इस समय दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, तो कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट का केस है तो कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, वरना मैं कॉम्बिनेशन से क्या लगाया था 30C4 करके निकाल देता है ना टोटल सैंपल स्पेस, वो इस बार नहीं लगेगा, है ना, वो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, कोई अगर ऐसा है फॉर्मूला तो। हाँ ये बात क्लियर है मेरी, है ना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम कराएंगे मिसलेनियस, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, कह रहे हैं एक कॉइन इज बाइस्ड सो दैट हेड इज 3 times as likely occur as tail, यानी कि अगर 4 बार टॉस किया गया तो हेड कितनी बार आता है, हेड आता है 3 बार, और टेल कितनी बार आता है 1 बार, है ना। क्वेश्चन दे रहे हैं कि 3 बार हेड आता है और 1 बार टेल आता है, ये कंडीशन उन्होंने दे रखी है। इफ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है ना, कॉइन को हमने 2 बार टॉस किया, कितने ऑप्शन होंगे HH ST TH और TT, ये बात क्लियर है हमारे, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है नंबर ऑफ टेल्स के लिए, है ना। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है आपकी नंबर ऑफ टेल्स, और यहाँ पे क्या आएगी आपकी प्रोबेबिलिटी, और XI किसके लिए यहाँ पर नंबर ऑफ टेल्स के लिए, है ना, नंबर ऑफ टेल्स। हाँ क्या क्या ऑप्शन बनेंगे XI के, है ना 0 1 2 3 नहीं 0 1 2 0 1 और 2, नंबर ऑफ टेल्स 0 1 2। और ध्यान रखना यहाँ हेड की प्रॉपर्टी स्पेशल तरीके से यूज होगी, क्योंकि 4 बार ज्वाइन करने पे हेड कितनी बार आ रहा है 3 बार। ध्यान रखना यहाँ से सिंपल प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जब यूज करेंगे तो कितनी आएगी बताएंगे यहाँ से 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कहीं यूज करनी है तो क्या यूज करेंगे हम 1/4। ध्यान रखना हेड और टेल की प्रॉपर्टी सिंपल यूज नहीं होगी, क्योंकि पार्शियलिटी है उसमें, है ना, बाइस्ड एक तरीके से, है ना। 4 बार करने पर वैसे तो हम क्या लेते हैं 2 हेड 2 टेल इक्वल लेते हैं प्रॉपर्टी, है ना, और यहाँ पर 3 बार हेड आ रहा है 1 बार टेल आ रहा है, ये गिवन है, तो हेड की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी 3/4 और टेल की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारी 1/4। अब नंबर ऑफ टेल्स यानी कि 0 है, तो 2 केस कौन से हो गए, मतलब कौन सा केस हो गया इसमें हमारा HH, है ना, यहाँ पे आ गया HH। मगर हेड की प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे हम 3/4 इंटू 3/4, आंसर क्या हो गया हमारा 9/16। बात क्लियर है मेरी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टेल्स कितना है 1, तो कौन सा केस हो गया हमारे पास ST भी आएगा और TH भी आएगा। हेड की प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर 3/4, टेल की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी 1/4, अरे सेम यही तो है, उसका डबल कर देता हूँ, यानी कितना हो गया एक तरीके से 6/, है ना, 3 to the 6 और 6/, कितना हो गया 16। बात क्लियर है मेरी, है ना। अच्छा नीचे वाला कह रहे हो, है ना, नीचे वाला क्या है नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं 2 TT, है ना TT, मगर टी की प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे हम, है ना, T और T, टेल की प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे 1/4 इंटू 1/4, यहाँ से क्या आ गया 1/16, है ना। बाकी सब तो कंडीशन सेटिस्फाई है, और 16/16 यानी कि सम भी 1 बन रहा है, यानी कि आंसर यही है क्या, है ना। चलिए, तो एक हल्का सा कंफ्यूजन इनका है, उसको देखेंगे अगर कोई और इस तरह का फॉर्मूला हुआ तो। बाकी कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी। हाँ जी माही सक्षम क्लियर है ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का लॉजिक। प्रॉपर्टी ना तो कभी नेगेटिव होनी चाहिए ना कभी 1 से बड़ी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात सम इसका 1 आना चाहिए, है ना। ये सारी कंडीशन का हम ध्यान रख के चलते हैं। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। अब आते हैं हम इसकी मिसलेनियस पे, और मिसलेनियस के कई क्वेश्चन
जो बर्नौलीज ट्रायल है यानी कि क्रिसिस की लास्ट एक्सरसाइज, उसके कई क्वेश्चन हैं 13.5 के मिसलेनियस में, वो सब आपको नहीं करने हैं। 13.5 पूरी हटी, बर्नौलीज ट्रायल पूरी हटी हुई है। इसमें देखिए एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, और ध्यान रखना क्वेश्चन कई इसमें हटे हुए हैं, राइट हैंडेड है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 हटा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं ये करना, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना। हाँ, एक बार चाहो नोट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं करना है, ध्यान रखना। मैं इसको हटा देता हूँ, लिख देता हूँ बेटर, ये 4 भी नहीं करना, 5 भी नहीं करना है, इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ। और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको पहले करा दूंगा, जिससे कि आप सपोज करो, बाकी तो आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसान है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, उससे कोई बड़ी बात नहीं हो तो फिर, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं आज ही खत्म कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 5 बर्नौली स्टाइल का है, ये भी नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 6 बर्नौली स्टाइल का, ये भी नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 7 भी नहीं करना है। 8 वाले को करा देंगे। 8 वाले के 2 तरीके होते हैं, बर्नौली स्टाइल से भी और पुराने लॉजिक से भी, तो है ना, इसको पुराने लॉजिक से करा देंगे 8 वाले को। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 10 भी नहीं करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, मीन ये एक्सपेक्टेड है ना, ए मैन डिसाइडेड टू थ्रो एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि ये मीन का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी नहीं करना है ना। तो कौन कौन से करने हैं आपको, तो 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 से फिर हट रहे हैं आपके। फिर आपको करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 8, हाँ ना, क्वेश्चन नंबर 8 कराना है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 कराना है, बाकी फिर हैं सारे, है ना, बाकी तो फिर सारे ही हैं। हाँ, 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है, वो सारे हैं। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, है ना, ये मैं आपको, ये तो अभी करा दूंगा अभी, है ना, 16 अभी करा दूंगा, बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन, है ना, बड़ा अच्छा यूनिक वाला क्वेश्चन है, अलग ही तरीके से होता है ये। चलिए पहले एक काम करते हैं, 1 2 3 कर लेते हैं, फिर मैं आपको 16 मोस्टली आज हो जाएगा सारा, है ना, कोई रह भी गया तो वो नेक्स्ट क्लास में करता हूँ, खत्म ही है हमारा। हाँ जी, क्लियर है, कराया जाए स्टार्ट आगे। चलिए बढ़ते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पहले करनी है इस पेज के, फिर संडे वाला करना है, फिर आपको लास्ट करना है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, ये रख करके दिखाएंगे ऐसे, है ना, ए और बी 2 इवेंट्स हैं, और जिसमें कह रहे हैं पी ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए इफ, पहले कंडीशन में कह रहे हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, बहुत आसान है, बताएंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए हमारा बी का सबसेट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए का आंसर क्या बनेगा भाई? देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, एक तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ए बी का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या बनेगा, ए, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ए, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, पी ए, और पी ए से पी ए कट के क्या हो गया आंसर 1, और ए बी का सबसेट है, तो इंटरसेक्शन भी ए बन जाता है, जानते होगे ना, एक सारे एलिमेंट बी के अंदर है। चलिए बिल्कुल सही आंसर है इसका 1, देखेंगे आंसर बनी होगा इसका। सेकंड पार्ट बहुत इजी है, ए इंटरसेक्शन बी फाई है, ए इंटरसेक्शन बाई, यानी कि क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो जो क्या है हमारे पास फाई है। अगर कुछ है ही नहीं तो मैं आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बताओ, है ना, तो क्या हो जाएगा 0, और 0 बटे ये तो कोई 0 नहीं है, जो भी हो एक्स वाई जेड, आंसर तो 0 ही बनेगा, कहिए सेकंड पार्ट का आंसर 0 होगा आपका, है ना। चलिए ये भी बिल्कुल सही होगा आंसर, है ना, बहुत जल्दी होने वाले हैं, जल्दी करते और खास हमारा लगभग खत्म ही है ना। कुछ आपको देखो अगर पूछना है वेक्टर थ्योरी में तो पहले पूछ लेना, है ना, ये तो सपोज करो कुछ रह भी गया तो नेक्स्ट क्लास में आगे करा देंगे, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है हमारे लिए कि आज ही खत्म करना है, ऐसा कोई, है ना, कोई दिक्कत है तो पहले उससे डिस्कस कर लेना। हाँ जी, बढ़ा जाए आगे।
क्वेश्चन नंबर 2 हटा दूं से, है ना, आसान था। मिसलेनियस का कर रहे हैं हम, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं ना, तो ध्यान देंगे जरा क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहे हैं कि एक कपल हैज 2 चिल्ड्रन, तो 2 चिल्ड्रन, तो सीधी जो दिमाग में लॉजिक आ रहा है, या तो दोनों बॉय बॉय होंगे, या बॉय गर्ल, या फिर गर्ल बॉय, या फिर गर्ल। यही 4 ऑप्शन हमारे दिमाग में, इस तरह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। बढ़ते हैं पहले वाले पार्ट को, क्या कह रहे हैं। देखिए, नोन दैट या गिवन दैट, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी निकालनी है, तो नोन दैट कौन सा होता है इसमें, नीचे वाला बी, है ना, बी नोन दैट होते हैं, गिवन दैट कहते हैं, है ना। तो पहले नीचे वाले के बारे में सोचते हैं कि नोन दैट एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, कम से कम एक मेल होना चाहिए। नीचे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 3/4, क्योंकि कम से कम एट लीस्ट हमारा मेल होना चाहिए, यानी कि ये 3 केस होंगे, ये वाला केस हट जाएगा इसमें। बात क्लियर है मेरी, है ना। अब इन तीनों में ऊपर वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करेंगे हम, है ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अरे इंटरसेक्शन में तो जब ये आएगा ना, तो बी में होगा, और बी के क्या है, ये 3 सैंपल स्पेस। अब ऊपर वाली कंडीशन देखते हैं क्या कह रहे हैं ये, कि बोथ चिल्ड्रंस आर मेल, बोथ चिल्ड्रंस आर मेल। अब इसमें देखो मेल वाले कितने हैं, केवल एक सैंपल स्पेस है जो कॉमन आ रहा है, एक ही है वैसे तो खैर। तो यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, 1/4। ये बात क्लियर है मेरी, सर्कल लगाया है मैंने। आंसर क्या बन गया इसका, 1/3। देखेंगे आंसर 1/3 होगा। चलिए क्लियर है, आसान था। बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर, है ना, फोकस करते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में पहले गिवन दैट के बारे में सोचना है ना, नोन दैट या गिवन दैट एक ही बात है कि एल्डर चाइल्ड, बेटर ये है कि सैंपल स्पेस में जो मैंने अंडरलाइन किया तो हटा देता हूँ, सैंपल स्पेस ऊपर वाली यूज कर रहा हूँ। कंडीशन देखेंगे पहले, नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज ए फीमेल, यानी कि बड़ी वाली क्या है, लड़की है, बड़ी वाली क्या है, लड़की। तो कौन कौन सा सैंपल स्पेस होंगे पहले ये देखो, है ना, ये वाला केस होगा और ये वाला केस होगा। तो नीचे कितना हो गया, 2/4। अब इन दोनों में दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, बोथ चिल्ड्रंस आर फीमेल, यानी कि इन दोनों में जो दूसरी वाली कंडीशन इंटरसेक्शन को भी सेटिस्फाई करते हो, तो क्या आएगा आंसर इसका 1/4। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 1/2, यानी कि इन दोनों में दोनों जो चिल्ड्रन हो, मतलब लड़कियां हो, तो क्या होगा जीजी, क्या हो गया 1/4, नीचे 2/4, आंसर क्या आ गया 1/2। क्लियर है ये। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे, आसान था, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है ना, 4 तो हमें करना ही नहीं है, तो हम बहुत जल्दी बस एंड की तरफ ही आ रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं पहले करा दूंगा आपको, है ना, हटा दूं इसको, क्लियर है। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर फोकस करते हैं। आपको कोई डाउट तो नहीं है पहले, ये इसलिए बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि, है ना, कोई डाउट हो तो पहले आराम से क्लियर कर ले, कुछ पूछना वैसे आपको कोई डाउट तो नहीं है, नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, जरा समझिएगा बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 3 को। पहले इसको लिखना मत, जरा समझना है इसको पहले, है ना। ये कह रहे हैं कि सपोज दैट 5% ऑफ मेन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर, a gray hair person is selected at random, what is the probability that this person being male, assuming that equal number of males and female। तो मैंने को नहीं पता टोटल कितने हैं, टोटल मैंने क्या मान लिए 2x मान लिए, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना, ये 2 पार्ट कह रहे हैं, मेल और दूसरा हमारा फीमेल, यानी कि मैन और वोमेन, है ना। तो यहाँ मैन और वोमेन जो लिख रखा है वो यूज कर रहे हैं, मैन है और यहाँ पर आपके हैं वोमेन। अभी कह रहे हैं इक्वल नंबर ऑफ मैन और वोमेन है, तो मैन कितने होंगे x, साफ सी बात है कि मैन x रहे होंगे और वोमेन भी x रहे होंगे। क्या नंबर है हमें नहीं पता, उसका हमें कोई मतलब नहीं जाता। अब बात आ रही है कि 5% ऑफ मैन, अब बात आ रही है ग्रे हेयर की, है ना, यहाँ बात आ रही है ग्रे हेयर। तो ग्रे हेयर कितने हैं, 5% ऑफ एक्स मैन के क्या है, ग्रे हेयर है 5% ऑफ मैन। और फिर क्या कह रहे हैं 0.25% ऑफ वोमेन, तो ग्रे हेयर वोमेन में कितना है 0.25% ऑफ वोमेन, यानी कि एक्स उनके क्या है ग्रे हेयर है। ये बात क्लियर है मेरी, अभी तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ। What is the probability that the person being male, assuming that, है ना,
तो ये पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक ग्रे हेयर पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई ए बटे बी, है ना। और बी में क्या कह रहा है, गिवन दैट में क्या है, ए ग्रे हेयर पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ए ग्रे हेयर पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम। यहाँ पर क्या है बात हमारी, ग्रे हेयर की है, और ग्रे हेयर में भी कंडीशन क्या लगा रखी है कि दिस पर्सन बीइंग ए मेल, यानी कि वो मेल भी हो, यानी कि गिवन दैट में ग्रे हेयर आ गया और कंडीशन में क्या आ गई ऊपर, मेल आ गई। चलिए क्वेश्चन समझ आ गया हैं, बेस थ्योरम कि नहीं, कंडीशन प्रोबेबिलिटी है ना। कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या है कि ग्रे हेयर है उसमें वो मेल भी हो, बेस थ्योरम यही कंडीशन प्रोबेबिलिटी यही तो कहती है ना, कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि ग्रे हेयर है और वो मेल हो। बात क्लियर है कि नहीं मेरी, ठीक। अब बात आ रही है कि फॉर्मूला क्या बन जाता है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, ग्रे हेयर होने की प्रोबेबिलिटी। हाँ जी बताएंगे ना, ग्रे हेयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखूंगा नीचे, 5% ऑफ एक्स, यानी कि ग्रे हेयर कितने हो गए यहाँ पर 5x अपॉन 100, और यहाँ से कितना हो गया 0.25x अपॉन 100, तो टोटल ग्रे हेयर कितने हो गए दोनों को ऐड करके 5.25, यानी कि ग्रे हेयर वालों की अगर बात करें, यहाँ लिख देता हूँ, तो कितना हो गया 5.25x अपॉन में कितना हो गया 100, है ना। बात क्लियर है मेरी नहीं, है ना। अब बात आ रही है कि उसमें वो क्या हो, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि मेल भी हो और ग्रे हेयर भी हो, यानी कि उसमें मेल भी हो, यानी कि ए इंटरसेक्शन भी क्या मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो ग्रे हेयर मेल वाले कितने हैं 5x अपॉन 100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 5x अपॉन 100, यहाँ से इसको काटो, यहाँ से कितना हो गया 5x और यहाँ से कितना हो गया 5.25x, x से x कैंसिल करो, 5 अपॉन में कितना हो गया 5.25, यहाँ से पॉइंट हटके कितना हो गया 100, 5 से इसको काटेंगे 105, 5 से इसको काटेंगे 20, 5 से कितना हो जाएगा 21, तो देखना आंसर 20/21 है क्या, यही आंसर है। नहीं लॉजिक देख लेते हैं हमने कैसे सोचा है, पर उस पर डिपेंड है ना, और कुछ मिसलेनियस आप सोच सकते हो। पहले दो पार्ट में डिवाइड किया आपने, हाँ वो तो प्रोबेबिलिटी दोनों की 1/2 ले ली बिकॉज़ दोनों मेल फीमेल इक्वल है। हाँ इक्वल है, चलो ठीक है। ऊपर 1/2 5/100 ग्रे की, और ऊपर नीचे अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, गलत नहीं, लॉजिक गलत नहीं, लॉजिकल हाँ हाँ नहीं है समझ, कोई भी है ना, वो भी लॉजिकल इनका मेरे सही लग रहा है ना, मैंने इसको सिंपल तरीके से कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें भी, वो भी सही है, वो भी ठीक है ना, क्लियर है मेरी बात। चलिए बढ़ेंगे आगे। तो जैसे मैं कहा, एक तो वो क्वेश्चन तो कराना ही है, और उसको चलो 5 मिनट की ब्रेक बाद करा देंगे। एक क्वेश्चन तब तक करा देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, और फिर आपको कराना है 12, और फिर तो लगातार सारे करनी है ना। तो 8 और कर लेते हैं, फिर थोड़ा ब्रेक लेकर के 5 मिनट का फिर कंप्लीट करेंगे इसको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, जो आपका 8 वाला है। देखो ये क्वेश्चन आप कर चुके हो 10th क्लास में, है ना। कुछ याद आ रहा है, क्वेश्चन किया हुआ है आपने? हाँ संडे वाला है ना, संडे या ट्यूसडे, जो संडे वाला कह रहे हैं ट्यूसडे वाला कह रहे हैं, ट्यूसडे कह रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, संडे हो ट्यूसडे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 और करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 12 से हमें आगे कंटिन्यू करना है। पहले तो थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मल ईयर होता है जिसमें कितने दिन होते हैं हमारे 365 डेज होते हैं नॉर्मल, यानी कि कितने वीक होते हैं उसमें 52 वीक प्लस 1 डे, है ना। 52 वीक्स और प्लस का क्या होता है यहाँ पर 1 डे, और अगर लीप ईयर है तो कितना होगा 366 डेज, तो इसमें कितना होगा हमारे पास 52 वीक प्लस 2 डेज, है ना। इसमें फरवरी 29 की हो जाती है। तो यहाँ बात कर रहे हैं किसी क्वेश्चन नंबर 8 में एक लीप ईयर, यानी कि इस ये वाला लॉजिक हमारा एक्टिव है, यानी कि इसमें 2 डेज और एक्स्ट्रा होंगे हमारे, है ना। तो ध्यान रखना, इसमें कह रहे हैं हमसे 53 ट्यूसडेज, जरा सोचेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे लॉजिकली पूछ रहे हैं 53 ट्यूसडेज। पहले बताओ 52 वीक है तो 52 ट्यूसडे तो होंगे ही होंगे, तो श्योर इवेंट हो गया, श्योर इवेंट मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई, उसमें कोई बात ही नहीं है। अब केवल जो 2 दिन बचे, लॉजिक उस पर ही चलता है सारा, है ना।
अब जो 2 दिन बचे वो क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? संडे और मंडे हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकते हैं कि मंडे और ट्यूसडे हो, या फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे हो, या वेडनेसडे और थर्सडे हो, या फिर थर्सडे और फ्राइडे हो, या फिर फ्राइडे और सैटरडे हो, या फिर सैटरडे और संडे हो। कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? बाकी फिर भाई आ गया संडे मंडे तो फिर आ गया भाई, जिस पे भी वीकेंड हुआ, और वीक सपोज करो आपका सैटरडे पे एंड हुआ, मतलब आपका ये 52 वीक वाला एंड हुआ अगर सैटरडे पे, तो आगे के 2 दिन क्या होंगे? संडे मंडे होंगे। और डिपेंड करता है कि वीक किस पे एंड हो रहा है। बात क्लियर है? वो तो 52 वाला तो श्योर इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 है। 53 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यानी कि अब ट्यूसडे देखो कितनी बार है, ट्यूसडे कितनी बार है? 2 बार, और टोटल आउटकम कितने हैं? 7। तो 53 ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनाएगी हमारी? 2/7। देखेंगे आंसर 2/7 है ना? सही है श्योर, उसकी तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई ना, तो उसकी तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई कि उसकी क्या हो गई? 1 × 2/7। वो तो श्योर ही है ना, 52 तो आ ही आएंगे, है ना? बाकी दूसरे क्या हो गए 2 डेज में, उसमें ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/7। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। इसलिए हाँ, बस उसमें क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसमें आंसर आता है इसका 1/7, है ना? क्योंकि एक दिन जो बचा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कहाँ तक? सैटरडे तक लेके आएंगे ना, संडे से स्टार्ट कर रहे हैं सैटरडे तक, तो टोटल दिन कितने होते हैं हमारे? ऐसे चलते हैं संडे मंडे ट्यूसडे सैटरडे। उसमें ट्यूसडे कितनी बार है? एक बार। वही वाला हटा देते फिर मैं सारा ये वाला केस हटा करके फिर आपसे कहता है ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/7। ठीक है, चलिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर इसको काफी हद तक हम आज ही खत्म करें, है ना, प्रोबेबिलिटी को भी। और काफी हद तक खत्म है भी, तो इसमें ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा बचता नहीं। कितने हो रहे हैं आपके? 34 हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 40, है ना? 5 मिनट का ब्रेक लेके 40 पे स्टार्ट। कोई भी दिक्कत लग रही हो, कहीं पर भी पूछना हो तो पहले डिस्कस कर लें। कोर्स तो अगर रह भी गया तो बाद में खत्म हो जाएगा, कोई बड़ी इश्यू नहीं है कि आज ही खत्म करना है। पहले अपनी डिफिकल्टीज कहीं भी हो तो डिस्कस कर लें।
हाँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना, आगे बढ़ सकते हैं। है ना, साफ पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर ये है 12 बेस थ्योरम का क्वेश्चन है और बहुत इजी है, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 12, इसलिए मैं इसका लॉजिक लिख करके यहाँ छोड़ रहा हूँ, है ना, इसमें एक बार कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली। यहाँ पर बॉक्स जो है हमारे पास 4 है ना, ये पहला बॉक्स ए है, दूसरा बॉक्स बी है, तीसरा बॉक्स सी है और चौथा बॉक्स डी। ये बॉक्स ए है, बी, सी और डी, 4 बॉक्स है। ए जो बॉक्स है उसमें रेड कितनी है? 1, एक तो रेड कलर की है और 6 हमारी वाइट कलर की है और 3 हमारी हैं ब्लैक कलर की मार्बल्स। बी जो है 6, 2, 2, यानी कि 6, 2 और 2, फिर वाइट और फिर ब्लैक। फिर है आपका 8, 1, 1, 8, 1, 1, 8 रेड, 1 वाइट और 1 ब्लैक। फिर है 0, 6, 4, 0, 6 और 4, ये रेड है, ये वाइट है और ये ब्लैक है ना। वन ऑफ द बॉक्स हैज बीन सिलेक्टेड एट रैंडम और सिंगल मार्बल निकाली गई है। इस ड्रॉन इज द मार्बल इज रेड, हाँ जी, फ्रॉम द बॉक्स ए। यानी क्या समझ आ रहा होगा आप करके, यानी क्या निकलवा रहे हैं, चलो पहले लिख लेते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ P2, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ P4, यानी क्या होगा E1 1/4, यहाँ भी क्या होगा 1/4, यहाँ भी होगा 1/4, यानी कि 4 बॉक्स में से एक बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, और सबका सम कितना आ गया 1 आना चाहिए ना, वो भी सही है। अब निकली किसकी की, रेड कलर की, है ना। यहाँ क्या लिखने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बटे E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ओब्लिक E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ओब्लिक E3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ओब्लिक E4। हाँ, बताइए ना आंसर जरा। 1/10, बिल्कुल सही। यहाँ पर 6/10, फिर 8/10 और फिर 0/10, है ना। अब रेड तो निकली, देखो इसलिए डी वाला पूछ ही नहीं रहे, क्योंकि उसका आंसर तो 0 आने वाला है ना, उसका आंसर तो 0 आने वाला है, इसलिए पूछ ही नहीं रहे। फ्रॉम द बॉक्स ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो गया E1 बटे R, रेड निकली हो और पहले वाले बॉक्स में से निकली हो। तो मैं फॉर्मूला आप जानते हो क्या रहेगा, 1/4 इंटू 1/10 और नीचे क्या रहेगा सबका सम, है ना। एक की कैलकुलेशन कर लेते हैं, दूसरे के लिए ये ऊपर आ जाएगा, बाकी सम तो नीचे सेम रहने वाला है। एक कर लेते हैं, बाकी के पार्ट को छोड़ देंगे, है ना। 1/4, 1/10, 1/4, 6/10, 1/4, 8/10, 1/4, वो तो 0 है इसलिए इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। मगर काट सकता हूँ, देखो 40 तो नीचे से खत्म हो जाएगा एक तरीके से, इस तरह से आप समझ रहे हो। 40 तो नीचे से गायब हो गया, तो ऊपर कितना हो गया 1, नीचे क्या हो गया 1 + 6 और यहाँ से कितना हो गया 8 और 7 + 8 यानी कि कितना हो गया 15। देखना आंसर 1/15 है क्या, है ना। क्लियर है, बहुत आसान। अब बॉक्स अगर पूछ रहे हैं बी में से, तो फेवरेबल में इधर चला जाएगा, ये वाली चीज ऊपर आ जाएगी, नीचे सब नहीं रहने वाला है। बॉक्स सी में से पूछ रहे हैं तो ये फेवरेबल में आ जाएगा, नीचे सब सेम रहने वाला है। तो मैं 3 पूछ रहे हैं ना, 3 पूछ रहे हैं और मैं छोड़ रहा हूँ उसमें ना, कर लोगे आराम से। तो उसमें फेवरेबल में ये चला जाएगा ना, फेवरेबल में इसकी जगह ये आ जाएगा, फिर तीसरे में फेवरेबल में क्या चला गया, ये चला जाएगा, है ना, ये चीज है। चलिए थोड़ा सा सीक्वेंस हल्का सा चेंज रखते हैं, क्योंकि एंड में आप कई बार थोड़ा इतना इंटरेस्ट से ना सुने मेरी बात को, तो इसलिए मैं पहले ही क्वेश्चन नंबर 16 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो करा देता हूँ, है ना, क्योंकि फिर आपको थोड़ा मूड हो जाता है जाने का कि 6 बज गए हम निकलेंगे। तो मैं पहले इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। आइए इसको डालूं मैं, किसी को दिक्कत नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 वो लिखिएगा मत, पहले समझिएगा बहुत अच्छे से, बहुत बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और फिर जैसे 17, 18, 19 MCQ हैं, ये तो हो ही जाएंगे। ऊपर के अगर 2-3 रह भी गए, सपोज करो
तो हो जाएगी नेक्स्ट क्लास में, तो बड़ा इश्यू। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सुनिएगा लिखिएगा मत थोड़ी देर के लिए। ये कह रहे हैं बॉक्स 1 कंटेन्स, बॉक्स या बैग है, ये बैग 1 ले लेते हैं, चलो जो ये कह रहे हैं वही लेंगे। बैग 1 कंटेन्स है, इसमें है हमारे पास 3 रेड है और 4 हमारे पास ब्लैक बॉल्स है। बैग 2 है, फिर हमारा बैग 2 है, यहाँ पर नाम डाल दिया मैंने इसको बैग 2। इसमें 4 रेड हैं और है ना 4 रेड हैं और 5 हमारे पास क्या है यहाँ पर ब्लैक बॉल्स हैं। और इसमें देखने तो ऐसे लग रहा होगा कि आप ये सोच रहे हो कि बेस फॉर्म है, इस बैग की सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वो करेंगे, और इसमें ऐसा नहीं है। लैंग्वेज को चेंज कराया इन्होंने, है ना। लैंग्वेज क्या चेंज की है जरा सुनिएगा बहुत अच्छे से, लिखने का बाद में करना है ना, आराम से लिखना है इसको। ये कहने 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, यानी कि एक बॉल 1 बॉल इसमें से इसमें क्या हुई है हमारी ट्रांसफर कर दी गई है, बैग 1 से बैग 2 में ट्रांसफर कर दी गई है एक बॉल। एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, और फिर इसमें से एक बॉल हमारी क्या निकाली गई है, एक तो इसमें ट्रांसफर हुई बैग 1 से बैग 2 में, और फिर इसमें से बैग 2 में से क्या निकली हमारी एक बॉल को निकाला गया। द बॉल इज ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर, ये हमें बॉल किस कलर की मिली, रेड कलर की मिली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। मैथमेटिक्स में तुक्का लगा। हाँ जी, E1 E2 ये वाले केस नहीं है, बैग 1 बैग 2 नहीं है। E1 E2 दो केस अलग बनेंगे इसमें, E1 और यहाँ क्या बनेगा E2। E1 E2 दो केस क्या होंगे। अब एक बॉल ट्रांसफर की गई है, या तो वो रेड होगी या वो ब्लैक होगी। तो यहाँ पर E1 क्या लेके चल रहे हैं कि जो ट्रांसफर बॉल है वो क्या है यहाँ पर रेड है, और E2 कौन सा केस लेके चल रहे हैं, जो ट्रांसफर्ड बॉल है वो कौन सी हमारी है ब्लैक है। दो केस इस तरह लेके चल रहे हैं। हाँ जी बताएंगे ना प्रॉपर्टी ऑफ E1 क्या बनेगा, रेड को ट्रांसफर करने की प्रॉपर्टी कितनी होगी 3/7, और ब्लैक को ट्रांसफर करने की प्रॉपर्टी क्या होगी, यानी कि E2 4/7। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब जरा समझना कि इसमें से एक बॉल निकाली गई उसके बाद, और वो कौन सी मिली हमें रेड कलर की। अब यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ओब्लिक E1, इसमें से एक बॉल निकाली वो हमें रेड कलर की मिली, ट्रांसफर बॉल कौन सी थी रेड। अब रेड कितनी हो गई इसके अंदर 5, टोटल कितनी हो गई। अब इसमें से रेड निकलने की प्रॉपर्टी क्या होगी, हाँ बस यही समझने का है 5/10। पहला केस ट्रांसफर बॉल इज रेड और निकली रेड है, और निकली इसमें भी रेड है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ओब्लिक E2 मतलब दूसरा केस है। अरे ट्रांसफर कौन सी हुई है ब्लैक, निकली इसमें से रेड ही है। हाँ आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, रेड तो 4 ही रहेंगी, बट ब्लैक 6 होने की वजह से नीचे क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। बात क्लियर है मेरी। अब निकली तो दोनों केस में रेड ही है, ट्रांसफर्ड बॉल इज क्या पूछ रहे हैं ब्लैक, कौन सा केस पूछ रहे हैं सेकंड वाला, यानी कि मैं इस पर टिक लगा दूंगा, यानी कि ये फेवरेबल में बाकी सब नीचे, यानी कि क्या निकली तो रेड ही है, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, यानी कि इसका क्या कर देते हैं उल्टा, यानी कि क्या कर देंगे इसको E2/R रेड। केस कौन सा है E2 वाला केस है। E2 ध्यान रखना ये नहीं E1 E2, ऐसे में आ गया ये कोई दिक्कत नहीं इसमें, लॉजिक खत्म अब तो बस केवल कैलकुलेशन है। तो चलो कैलकुलेशन चलो करके मैच भी कर लेते हैं। तो ऊपर क्या आएगा एक तरीके से 4/7, यहाँ से 4/10, यहाँ पर 4/7 4/10, फिर यहाँ से 3/7 और 5/10, और देखो 70 खत्म है ना, तो 4 कितना हो गया 16, यहाँ से 16 और 3 5 कितना हो गया यहाँ से है ना 15, ऊपर कितना हो गया 16 और नीचे कितना हो गया 31। देखेंगे आंसर 16/31 है क्या। चलिए काफी, चलो फिर भी रिपीट कर देंगे, और किसी को पर्टिकुलर अपनी दिक्कत है तो एक बार उसको भी जरा फोकस कर सकते हैं, कोई खास अगर आप पूछना चाहते हैं इसमें। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, मैं दोबारा समझता हूँ, कोशिश करिए इसको आराम से समझने की।
एक बैग 1 है, बैग 2 है ना। इसमें कितनी है, 3 रेड है, 4 ब्लैक है, इसमें 4 रेड है, 5 ब्लैक है। एक बॉल इसमें से ट्रांसफर की गई। अब या तो ट्रांसफर रेड होगी या ब्लैक होगी। निकली इसमें से सेकंड में से, और निकली भी कौन सी है, रेड है। अब वो कहने ट्रांसफर बॉल 2 केस हो गए, है ना। इवन इनटू 2 केस के नाम में या ट्रांसफर बॉल रेड है या ट्रांसफर बॉल ब्लैक है। इसमें से रेड ट्रांसफर करने की प्रॉपर्टी क्या होगी, 3/7, क्योंकि रेड 3 है, टोटल 7 है। इसमें से ब्लैक 7 ट्रांसफर करने की प्रॉपर्टी क्या होगी, 4/7। अब थोड़ा इमेजिन करो इस चीज को कि ट्रांसफर कौन सी हो गई, रेड। तब इसमें रेड कितनी हो गई होंगी, 5। इसमें रेड निकलने की प्रॉपर्टी कितनी हो गई, 5/10। दूसरा केस क्या है कि ट्रांसफर बॉल क्या है, ब्लैक। अब ब्लैक कितनी हो गई इसके अंदर, 6। रेड निकलने की प्रॉपर्टी क्या हो गई, 4/10, क्योंकि टोटल में तो 10 है, रेड तो अभी भी 4 ही है। अब तो बात के लिए लॉजिक यही खत्म कि ट्रांसफर्ड बॉल मतलब जो निकली है वो कौन सी हो, ब्लैक हो। निकली तो रेड ही है, यानी ये वाला केस पूछ रहे हैं, इस पर डबल टिक लगा दिया, ये फेवरेबल में, नीचे सम आ गया, आंसर आ गया 16/31। हाँ जी, किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें, अभी कुछ पूछना तो नहीं है। नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ कि बस 17, 18, 19 जो एमसीक्यू वो खत्म करा लेते हैं। अभी तो अरे 5 मिनट लगेंगे मुश्किल से। उसके बाद क्या रहेंगे कि ऊपर के 3 क्वेश्चन रहेंगे उसके साथ में, है ना। उसके बाद 3 क्वेश्चन रह भी जाएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में करा। हाँ, इसको डाल दूं मैं, कंप्लीट ही है। तो अब तो उसमें कुछ भी मतलब बचा ही नहीं है, लॉजिक वाइज कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको दिक्कत करेगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 और कर रहे हैं अभी, 17, 18, 19 एमसीक्यू है ना। ऊपर 3 क्वेश्चन चढ़ जाएंगे, उनको नेक्स्ट क्लास में कभी भी कर लेंगे, है ना। ये कह रहे ए और बी इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/1 इज इक्वल टू 1, है ना। देन हाँ जी, जरा सोच के आंसर देंगे, कौन सा पार्ट लग रहा है आपको सही। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बनेगा, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अरे बी इंटरसेक्शन ए बनेगा तभी तो आंसर बनाएगा, बी इंटरसेक्शन ए बनेगा तभी तो पी ए बी करके 1 बनेगा। और कब बन सकता है ये, यानी कि बी इंटरसेक्शन ए के बराबर कब बनेगा, किसका सबसेट, कौन सा। हाँ बिल्कुल सही, ए इंटरसेक्शन भी ए के बराबर आ रहा है, यानी कि ए बी का सबसेट होना चाहिए, तभी तो वो ए बी का सबसेट होने पे इंटरसेक्शन ए बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें, ए वाला पार्ट। देखेंगे ये वाला पार्ट होगा इसका अंदर। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 19। फिर आप अपना कोई भी डिफिकल्टीज हो उसे डिस्कस कर लें। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। ट्यूसडे को आपका टेस्ट है वेक्टर और 3D का, और टाइमिंग आपकी होंगी 5 to 6, है ना, क्योंकि उससे पहले भी मेरी यहाँ क्लास होगी। तो 5 to 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, और उसके बाद हम शुरू करेंगे डिफरेंट लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको कभी इंटीग्रल डिफरेंट तरह के लेते रहेंगे, मैं आपको लेके आऊंगा, शेयर भी करूंगा आपको संग। हाँ नॉर्मल, वैसे तो 4:30 स्टार्ट होती है ना। अब जो क्लास हम रखेंगे 1 घंटे की रखा करेंगे, अब 1.5 घंटे क्लास की कोई जरूरत नहीं है ना। 1 घंटे आपको रिवीजन जो भी आपके दिक्कत होगी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको कराते रहेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इज ग्रेटर देन कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और कौन सा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है ना। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है वो हमसे ये डिस्कस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ से गिरना, फिर बताओ ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं इसको लिखने में, है ना। ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मेरा सोचना है यार, और मैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शिफ्ट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको उधर शिफ्ट कर दिया मैंने, और देखिए आंसर बन गया। आंसर बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, और इज ग्रेटर देन क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कौन सा ऑप्शन देखेंगे इसमें, मेरा सी वाला ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन आ गया सी वाला। क्लियर है, चलिए बस लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ए और बी दो हमारे इवेंट्स हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जरा सोचेंगे तो आप खुद दे सकते हैं आंसर। PA प्लस का PB
माइनस पी, हाँ जी, ए एंड बी का मतलब कौन सा सिंबल लगाने वाला हूँ, इंटरसेक्शन, 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 एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इजिकल टू कितना है यहाँ पर पी ए। अब देखो पी ए से पी ए कैंसिल हो गया है ना, पी ए से पी ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, पी बी बराबर कितना हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो 1 बराबर कितना हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कितना हो गया, पी बी, और ये क्या बन गया एक तरीके से पी ए ऑब्लिक बी। देखिए आंसर है कोई ऐसा क्या, बी वाला ऑप्शन है ना, तो इसमें आगे आंसर बी वाला पार्ट है ना। तो अब हमारे केवल 3 क्वेश्चन और रहते हैं, 13, 14 और 15, इनको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, मतलब जब भी अब तो मतलब कोई कोर्स का इश्यू है ही नहीं अब कोई, है ना, कोर्स आपका खत्म है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको कराते रहेंगे, टेस्ट भी आपके साथ साथ लेते रहेंगे, है ना। नहीं, ये तो अब इसकी टेंशन नहीं है हमें, तो कभी भी खत्म कर लेंगे ना, टेस्ट की तरफ आप ज्यादा फोकस करें, है ना, टेस्ट और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस, आपको 2 चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। तो किसी को भी कुछ पूछना है, क्लास अभी एंड नहीं कर रहे हम, कुछ भी दिक्कत है आपको, अभी भी कह रहा हूँ, वेक्टर थ्योरी को लेके कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो डिस्कस करके जाएं। हाँ बताओ, कौन सा वाला, अच्छा वो हेयर ग्रे हेयर वाला, हाँ वो कर डिस्कस, चलिए वो तो खैर आपके इंडिविजुअल डिस्कस है, तो वो तो फिर क्लास को एंड कर लेते हैं पहले, जब तक कन्वर्ट होगी ना क्लास, कन्वर्ट होने में ही 10 मिनट लग जाते हैं। हाँ जी भैया, कुछ पूछना तो नहीं आपको, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो यहीं पे क्लास को हम एंड कर रहे हैं, कन्वर्ट होती रहेगी।